नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। माई सेल्फ अमित कुमार फ्रॉम IIT पटना। आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे और ये द्रोणा बैच का लेक्चर नंबर 3 है। अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द्रोणा बैच 3 और द्रोणा बैच लेक्चर 3 रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है जो कि आपके एग्जामिनेशंस में बहुत ही हेल्प करेगा। टू द पॉइंट इसमें बातें बताई जाएगी जो एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हम लोग यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शंस को पढ़ेंगे जो कि 12th बोर्ड में 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं और ये अच्छा खासा वेटेज रखता है अपना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स को। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है? देखो, ऑर्डर्ड पेयर्स को कहा जाता है क्रमित युग्म। ऑर्डर्ड पेयर्स होता क्या है? तो ऑर्डर्ड पेयर्स में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेयर्स मतलब होता है 2, और जब यहाँ पर 2 नंबर लिखा जाएगा तो उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिखा 2 4 और यहाँ पर लिखा 4 2। यहाँ पर 2 4 और 4 2 जो लिखा हुआ है ये दोनों का ऑर्डर बहुत मायने रखेगा। कारण क्या है कि अगर यहाँ पर 2 4 और यहाँ पर 4 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पर दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट, जब कर्ली ब्रैकेट दे दिया जाएगा तो ये हो जाएगा सेट, और सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कारण क्या है कि इसमें ऑर्डर्ड मायने रख रहा है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि आप 2,4 और 4,2 को अगर आप स्मॉल ब्रैकेट में लिख करके अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। लेकिन अगर 2,4 या 4,2 अगर आप ऐसे लिखते हैं और ये दोनों सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सही लिखा हुआ है। अब सवाल कितना बार पूछा गया है? जैसे कि अगर यहाँ पर है x, अगर यहाँ पर है y, अब बराबर यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, तो x y का मान कितना होगा? तो x बराबर हो जाएगा 2, y बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर था। अब देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। देखिए, अक्सर कार्टेशियन प्रोडक्ट से 2 नंबर में सवाल पूछा जाएगा। एक सेट ए दे दिया जाएगा, एक सेट बी दे दिया जाएगा। डायरेक्ट पूछा जाता है कि ए क्रॉस बी ज्ञात करे या ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो जरा देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी। यहाँ पर 2 सेट है ए और बी, इज नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट कहने का मतलब होता है कि जिसके पास कम से कम एक भी एलिमेंट्स हो तो उसको नॉन एम्प्टी सेट कहा जाता है। ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मतलब कि जब आप एक सेट ए लिखिएगा और एक सेट बी लिखिएगा तो सेट ए और बी को जब लिखा जाएगा और वहाँ से पूछा जाएगा कि बताइए उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो ए से बी में रिलेट करने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबको आप ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में लिख दीजिए, वही क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं पर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है और यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है तो समझना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ये जरूर सेट ए से बिलोंग किया है और जो सेकेंड वाला है वो सेट बी से बिलोंग किया है। अगर कहीं पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा ए कॉमा बी तो इसको कहा जाता है प्री इमेज और बी को कहा जाता है इमेज। उसी प्रकार से अगर कहीं पर बी क्रॉस ए रहेगा तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट्स होगा वो सेट बी का होगा और सेकंड एलिमेंट्स होगा वो सेट ए का होगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पर ए बराबर लिखा हुआ है 1,2,3 और बी बराबर लिखा हुआ है 2,4। यहाँ से फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी। तो अगर आप बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या करना है कि ए का एलिमेंट लेना है, कौन होगा? 1, और इसको रिलेट करना है बी से। तो बी में पहले कौन है? 2। पहले 4 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए को करना है 4 से।
उसके बाद यहाँ पर है 2, 2 को करना है 2 से, और फिर 2 को करना है 4 से। उसके बाद है 3, तो 3 को करना है 2 से और 3 को करना है 4 से। तो यही हमारा बन गया A क्रॉस B, यानी कि A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप देख सकते हैं कि Na का मान कितना है। Na बराबर है 3, Nb कितना है, तो Nb बराबर है 2, और Na क्रॉस B चाहिए आपको। तो Na क्रॉस B 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक फार्मूला हम कह सकते हैं कि Na क्रॉस B बराबर Na इंटू Nb होता है। तो याद रखना है इस फार्मूला को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सेट सी दिया हुआ है। सवाल हमसे पूछा गया है एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा। तो पहले क्या करते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालते हैं। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो सेट ए कितना लिखा हुआ है 1,2, सेट बी कितना है 2,3, और सेट सी कितना है, केवल इसमें 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ से पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो 1 2, उसके बाद हो जाएगा 1 3, तब हो जाएगा 2 2, उसके बाद हो जाएगा 2 3, और फिर इसमें किससे करना है, 5 से करना है। तो बराबर हो जाएगा 1 2, एक बार आ जाएगा 5, तो 1 2 5, फिर हो जाएगा 1 3 5, फिर हो जाएगा 2 2 5, फिर हो जाएगा 2 3 5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला हम जानते हैं कि एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी होता है। तो बराबर एन ए का मान कितना लिखा हुआ है इसमें, एन ए बराबर हो जाएगा 2, और एन बी बराबर कितना हो जाएगा 2। उसके बाद एन सी का मान कितना है 1, देख लीजिए 1 2 3 4। बस ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर हुआ तो इसका मतलब है कि ए और बी आपस में बराबर होगा, ठीक है। अगर एन ए बराबर पी, एन बी बराबर क्यू, तो एन ए क्रॉस बी बराबर पी क्यू अभी आपको बताया गया है। ए क्रॉस 5 बराबर 5 होता है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो अगर यहाँ पर क्रॉस है और यहाँ पर यूनियन या इंटरसेक्शन आ जाए तो पहले आप दोनों को क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, और उसके बाद सेम सिंबल, और उसके बाद इसको और इसको आप क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। अगर यहाँ पर ए क्रॉस है, यूनियन के बदले में इंटरसेक्शन आ गया है, तो ए और बी का क्रॉस लेना है, फिर इंटरसेक्शन, फिर ए और सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर कहीं पर है तो इसका मतलब हुआ कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट्स होगा वो सेट ए का होगा, सेकंड वाला एलिमेंट जो होगा वो सेट बी का होगा, और थर्ड वाला जो होगा वो सेट सी का होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब नोट में लिखा गया है कि अगर एन ए बराबर पी, एन बी बराबर क्यू, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर आर लिखा हो, तो एन ए क्रॉस ए यानी कि एन ए इंटू एन ए बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। ये तो सही है, ये आप समझ रहे हैं। एन बी क्रॉस बी यानी कि एन बी इंटू एन बी क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। अगर एन ए क्रॉस बी पूछा जाएगा तो ये भी पता है पी क्यू हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एन बी क्रॉस ए बताइए, तो यहाँ पर प्रीवियस जो तरीका बताया गया है, यहाँ पर एन का एन लेना है और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन अब गुना, फिर यहाँ पर बी और ए का हो जाएगा इंटरसेक्शन। क्योंकि अभी आपको ये वाला देखिए, ये वाला चीज़ अभी आपको बताया गया है इंटरसेक्शन वाला, यही चीज़ इसमें अप्लाई हो रहा है, इसको इसमें अप्लाई करना है। तो अगर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटू में एन बी इंटरसेक्शन ए दिया है, तो पहले क्या करना है, ए बी का क्रॉस लेना है।
अब बीच में क्या डालना है, इंटरसेक्शन, फिर क्या करना है, बी और ए का, तो बी और ए का। अब चूंकि ये मान हम ऑलरेडी जानते हैं, सवाल में दिया हुआ है आर, इसका भी मान है आर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। वही बात अगर ए क्रॉस ए अब बी क्रॉस बी दोनों का इंटरसेक्शन निकालना हो तो ए बी का क्या कर लेंगे, एक बार इंटरसेक्शन ले लेंगे गुना, अब फिर से क्या कर लेंगे, ए बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब बी ए लिखिए चाहे ए बी लिखिए, दोनों सेम होता है। अब चूंकि एन ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया हुआ है आर, तो यहाँ पर आर गुने आर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये भी नोट में आपको लिख लेना है। अब देखते हैं डिफिनेशंस ऑफ रिलेशन। अब संबंध, रिलेशन यानी संबंध, यानी कि रिलेशंस का डिफिनेशन कैसे होता है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, ये चीज़ आपको समझना है। तो वैसे भी ज़िंदगी हो चाहे मैथमेटिक्स, रिलेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। मैथ्स में भी अगर रिलेशन अच्छा नहीं होगा, फंक्शन नहीं पढ़ पाइएगा, वही बात ज़िंदगी में भी होता है। चलिए देखते हैं रिलेशन होता क्या है। तो देखिए, अगर आपको ए क्रॉस बी निकालने आता है, यानी कि अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, तो समझिए कि आपको रिलेशन भी आता है, एकदम आसान चीज़ है। रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, रिलेशन जो होता है वो सेट ए से सेट बी में डिफाइन होता है, यानी कि जब तक दो सेट नहीं आएगा तब तक वहाँ पर रिलेशन डिफाइन नहीं हो पाएगा। और वो लिखाता कैसे है, ऐसे, इसको आप कई तरीक़ा से पढ़ सकते हैं, आर इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ पर लिख दिया जाएगा ए, यहाँ पर लिख दिया जाएगा आर, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा बी। तो इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आर इज रिलेटेड फ्रॉम ए टू बी, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। यानी कि पढ़ने का कई सारा तरीका है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं ऐसे ही पढ़िए, बहुत सारे तरीके से पढ़ सकते हैं। आर इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, आर इज रिलेटेड टू ए टू बी, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, या रिलेटेड फ्रॉम ए टू बी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो है क्या रिलेशन, तो रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी, यानी कि अगर सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, तो वहाँ पर क्या करना है कि दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जब निकल जाएगा, तो निकलने के बाद वहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा, तो एक सबसेट होगा। ठीक है, अब सबसेट क्या होता है, ये तो बहुत बेसिक बात है, आपको भी पता होगा। नहीं पता है तो देख लीजिए सबसेट क्या होता है। मान लेते हैं कि सेट ए है, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर सेट बी लिखा हुआ है 2, 3। अब देखिए इसमें कौन ऐसा सेट है जिसका सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मिलता हो, तो बी का सारा एलिमेंट ए में मिल रहा है। जब बी का सारा एलिमेंट ए में मिल रहा है तो बी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ए का। इसको क्या पढ़ेंगे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अब ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं मिल रहा है, बी का मिल रहा है, तो जिसका एलिमेंट्स जिसमें मिलता है वो उसका सबसेट होता है। तो वही बात है, यहाँ पर रिलेशन को डिफाइन किया गया है। रिलेशन को डिफाइन किया गया है कि सेट ए क्रॉस बी का रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। यानी कि जो भी आर होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी कि आर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो पक्का ए क्रॉस बी में मैच करते होंगे। ठीक है, अब रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये तो आप जान गए। उसके बाद ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए भी हो सकता है। रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, ऑन सेट ए कहने का मतलब होता है इटसेल्फ, अपने आप में। अपने आप में मतलब ए क्रॉस ए, इसको क्या कहा जाएगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यहाँ पर मतलब ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर रिलेशन अपने आप में डिफाइन होता है तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जो कि आपको समझना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल है, a बराबर 1,2, b बराबर 3,4। वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ से a क्रॉस b का मान बताइए। अगर यहाँ से a क्रॉस b का मान निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 3 1 4 2 3, उसके बाद हो जाएगा 2 4। तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 के पावर n होता है। 2 के पावर n मतलब कि अगर किसी भी सेट का अगर सबसेट निकालना हो तो 2 के पावर n मतलब जितने भी एलिमेंट्स है उसको 2 के पावर में रख दीजिए। यहाँ पर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट्स है। तो इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 यानी कि हो जाएगा 16। यहाँ से R1 बराबर 1,3 2,4। तो चूँकि देखिए R1 ए क्रॉस बी का सबसेट है क्या, अगर R1 ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तो ये पक्का रिलेशन होगा। और जानते हैं कि ए क्रॉस बी में हम कितना रिलेशन लिख सकते हैं, 16 रिलेशन लिख सकते हैं।
तो R1 को देखिए 1,3 है इसमें, 2,4 2,4 भी है, यानी कि ये रिलेशन हो गया। R2 1,3 यहाँ पर है, 1,3 1,4 यहाँ पर है, 2,3 यहाँ पर है, ये भी रिलेशन हो गया। उसी प्रकार से ये भी रिलेशन है। इसी प्रकार से हम जाएंगे तो टोटल कितने रिलेशन मिलेंगे, 16 रिलेशन मिलेंगे, जिसमें एक 5 ही होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती है। अब निकालना है डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए रिलेशन। किसी रिलेशन का डोमेन कैसे निकलता है, रेंज कैसे निकलता है, को डोमेन कैसे निकलता है। आई थिंक प्रांत, परिसर और सह परिसर होता है। डोमेन क्या है, तो सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच वन रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। मतलब कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स सेट बी से रिलेटेड होंगे, अगर सारा को आप सेट के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको कहा जाएगा डोमेन। रेंज क्या है, तो सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। यानी कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स सेट ए से रिलेटेड होंगे, अगर उनको आप एक सेट के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। कोडोमेन, कंप्लीट सेट भी क्या कहलाता है, कोडोमेन। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम कहा जाएगा। तो सेट ए में है 1 2 3 4 5 और सेट बी में है 2 6 7 11। अब 1 का मैपिंग हुआ है, मतलब कि 1 रिलेटेड है 6 से, 2 का रिलेशन है 11 से और 5 का रिलेशन है 7 से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो रिलेशन लिखना है। तो 1 का किससे है, 6 से, तो क्या हो जाएगा 1,6। उसके बाद 2 का किससे है 11 से, तो हो जाएगा 2,11। उसके बाद देखिए 5 का किससे है 7 से, तो 5,7। अब क्या करना है, इसका डोमेन लिखना है। तो डोमेन क्या बताया है कि जितने भी सेट ए के एलिमेंट से होते हैं जो कि बी से रिलेटेड होते हैं, उसको आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा डोमेन। तो इसमें सेट ए वाले एलिमेंट्स कौन है, यानी कि पहला देखिए 1 2 5, तो डोमेन में क्या हो जाएगा 1 2 5। इसको आप कह सकते हैं क्या, सेट ऑफ प्री इमेजेज, सेट ऑफ प्री इमेजेज, क्योंकि पहला वाला को क्या कहा जाता है, प्री इमेज, बाद वाला को क्या कहते हैं, इमेज। रेंज क्या हो जाएगा, तो जो सेट बी का होगा तो 6 11 7, 6 11 7। तो रेंज को हम कह सकते हैं सेट ऑफ इमेजेज। ठीक है। उसके बाद क्या है, कोडोमेन। तो कंप्लीट सेट बी क्या कहलाता है, कोडोमेन। तो कंप्लीट सेट बी क्या है, 2 6 7 11, 2 6 7 11। तो ये हो गया कोडोमेन। और ऐसे ऐसे सवाल 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं, 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए ऐसे ऐसे सवाल को आप जरूर करके जाइए। इन्वर्स ऑफ रिलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्स कैसे निकलता है, बहुत आसान है। अगर आप आर जानते हैं तो आप समझिए कि आर इन्वर्स भी निकाल लीजिएगा। क्या है, इफ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी देन इन्वर्स रिलेशन, मतलब जिसको आर इन्वर्स कहते हैं, वुड बी डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। अगर रिलेशन ए से बी में डिफाइन है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, बी से ए में डिफाइन होगा। ठीक उल्टा होगा। मतलब कि अगर आर इज रिलेटेड फ्रॉम ए टू बी, मतलब अगर इसको आप ऐसे लिखते हैं, ए आर बी लिखते हैं, और आप इसका इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा बी टू ए और ये हो जाएगा बी आर ए। यानी कि अगर आप इसका डोमेन निकालना चाहते हैं तो डोमेन ऑफ आर रेंज ऑफ आर डैश के बराबर होगा, रेंज ऑफ आर डोमेन ऑफ आर डैश के बराबर होगा। इसको आप एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं, क्वेश्चन होगा। हाँ, अब इसमें क्या करना है कि आपको रिलेशन लिखना है। तो रिलेशन देखिए कैसे होगा, 1 का रिलेशन किससे है, 5 से, फिर 1 का किससे है, 2 से, उसके बाद 3 का किससे है, 7 से। आर डैश लिखना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, इमेज को प्री इमेज बना देना है, प्री इमेज को इमेज बना देना है। 1,5 है तो 5,1 लिख दीजिए, 5,1। ठीक उल्टा, यानी कि आप इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं। अगर ऐसे भी घुमा दीजिएगा तो बन जाएगा, मतलब 5 से 1, मतलब 2 से 1, फिर 7 से 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आर भी आपने निकालना सीख लिया, आर डैश भी निकालना सीख लिया, और बाकी ये प्रॉपर्टीज को आप साबित कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आर का जो डोमेन होगा वो आर डैश के रेंज के बराबर होगा, आर का जो रेंज होगा वो आर डैश के डोमेन के बराबर होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रिलेशन।
5 नंबर के सवाल भी इससे पूछे गए हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन से बहुत बार पूछे गए हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए बेसिकली अगर टोटल मिला दिया जाए तो 4 प्रकार के रिलेशंस होते हैं, लेकिन आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव जो होता है वो कुछ कुछ सेम होता है। तो पहले आ जाएगा आइडेंटिटी, उसके बाद आ जाएगा रिफ्लेक्सिव, फिर साइमेट्रिक है, उसके बाद है ट्रांजिटिव। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। इसका डिफिनेशन समझिए, ए रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ। मतलब कि अगर यहाँ पर एक आपको सेट दे दिया जाए और यहाँ से पूछा जाए कि चलिए इस पर आप आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन कर दीजिए, तो उसका ईच एंड एवरी, और वो भी किससे रिलेट होना चाहिए, केवल और केवल अपने आप से होना चाहिए। उसमें का सारा एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट्स केवल और केवल अपने आप से होगा, तब उसको आइडेंटिटी कहा जाएगा। उसके अलावा अगर कुछ होगा तो आइडेंटिटी नहीं होगा, और कुछ बच भी जाएगा तो आइडेंटिटी नहीं होगा। देखिए यहाँ से नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस हमेशा 1 होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस कितने होते हैं, तो हमेशा 1 होता है, एकदम मार्क कर लेना है आपको। यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अब क्या करना है कि इसमें लिखना है आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा। तो 1 का 1 से होगा, 2 का 2 से होगा, 3 का 3 से होगा, 4 का 4 से होगा, 1 का 1 से। देखिए यहाँ पर क्या कहेगा, ईच एंड एवरी, इसमें जितने भी होंगे सबका ही रिलेशन होगा, सबको रिलेट किया जाएगा। किससे किया जाएगा, तो ओनली टू इटसेल्फ, ओनली एंड ओनली टू इटसेल्फ, मतलब केवल और केवल अपने आप से किया जाएगा। तो 2 को 2 से करेंगे, 3 को 3 से करेंगे, 4 को 4 से करेंगे। तो अगर यहाँ से कहा जाए कि आइडेंटिटी रिलेशन लिखिए तो क्या हो जाएगा, 1, 1, 2, 2, उसके बाद हो जाएगा 3, 3, तब हो जाएगा 4, 4। ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन था। अब रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव भी आइडेंटिटी के जैसा ही होता है, ऐसा बात नहीं है, ये भी उसी के जैसा होता है, बट इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। उसमें क्या था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स रिलेटेड टू ओनली एंड ओनली इटसेल्फ, तो ये वाला बात भी इसमें लागू होता है। लेकिन इसमें अगर उसके अलावा भी कुछ आ जाएगा तो भी रिफ्लेक्सिव होगा, और उसमें क्या था कि अगर उसके अलावा कुछ हो जाएगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझिएगा बात को यहाँ पर, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट्स, यहाँ पर इच नहीं है, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओनली एंड ओनली इटसेल्फ नहीं है, ओनली इटसेल्फ है, मतलब प्रत्येक एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। अगर उसके अलावा कुछ और भी ऑर्डर पेयर आ जाता है तो भी वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। देखिए सेट ए है, अब कुछ का 4 आपको रिलेशन दिया गया है और चेक करके बताना है कि इसमें से कौन आइडेंटिटी है, कौन रिफ्लेक्सिव है। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो चूंकि 1 अपने आप से यहाँ पर 1 क्या है, 1 1 से रिलेटेड है, ठीक है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, तो आइडेंटिटी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा। अब R2 को देख लीजिए, 1, 1, ठीक है, 2, 2, 3 है, 3, 3, ठीक है, मतलब कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये तो कहता है कि आइडेंटिटी भी होना चाहिए। बट इसमें एक समस्या है, आइडेंटिटी का डिफिनेशन बोला था कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन होना चाहिए खुद से और केवल खुद से, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन देखिए 1 1 2 2 3 3 यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3, 1 आ गया है जो कि एक्स्ट्रा है, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव में कोई दिक्कत नहीं, ये कहता है कि ठीक है अपने आप से हो गया, इसके अलावा भी कुछ आएगा तो चलेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बात हम समझ सकते हैं जिसको हमको नोट में लिखना है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव but not true for vice versa, but not always true, बट नॉट ऑलवेज ट्रू वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहने का मतलब होगा ठीक इसका उल्टा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि एवरी आइडेंटिटी, मतलब जितने भी आइडेंटिटी होते हैं सब के सब रिफ्लेक्सिव होंगे, लेकिन जितने रिफ्लेक्सिव होते हैं सब के सब आइडेंटिटी हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसी को लिखा जाता है एवरी आइडेंटिटी रिलेशंस
रिफ्लेक्सिव बट नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर वाइस वर्सा, ये इसका उल्टा सत्य नहीं है। अब ये इसमें देखिए 1,1 2,2 इसमें तो 3 3 मिसिंग है, तो ना तो आइडेंटिटी होगा ना ही रिफ्लेक्सिव होगा। ये तो कहीं से बात ही नहीं होता है, ना ही आइडेंटिटी ना ही रिफ्लेक्सिव, इसका तो कोई ठीक ही नहीं है। चलो 2 हो गया। अब देखते हैं साइमेट्रिक। साइमेट्रिक क्या होता है कि अगर किसी रिलेशन के पास, मान लेते हैं कि रिलेशन है A to B, अगर उसमें A, B R से बिलोंग करता हो, A, B अगर R से बिलोंग करता हो तो साथ ही साथ B, B भी उसी रिलेशन में होना चाहिए, तो इसी को क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक। A, B अगर हो तो इसमें B, A भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है A 1, 2, 3, R1 है 1, 1, 2, 1, 1, 2। अब चेक करके बताना है कि साइमेट्रिक है कि नहीं। तो A, B और B, A दोनों साथ में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर किसी एक ऑर्डर पेयर को लेते हैं तो उसका प्री इमेज को और प्री इमेज और इमेज को अपना पोजीशन बदल दीजिए और चेक कर लीजिए कि वो भी है कि नहीं। अब जैसे 1, 1 है तो 1, 1 तो 1, 1 ये तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2, 1 है तो 1, 2 भी होना चाहिए, जो कि बगल में लिखा हुआ है, यानी कि हाँ ये साइमेट्रिक हो जाएगा। अब ये 3, 3 है तो 3, 3 ये भी हो जाएगा। अब R3 में ये 2, 3 तो 3, 2 भी होना चाहिए, जो कि है यहाँ पर। अब यहाँ पर है 1, 2 तो 2, 1 भी होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ये साइमेट्रिक नहीं होगा। अब ये ट्रांजिटिव तो 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये साइमेट्रिक नहीं होगा। यानी कि R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R3 और R4 नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है ट्रांजिटिव। अब इसमें बड़ा ही आसान नियम है कि अगर A, B R को बिलोंग करता है, B, C R को बिलोंग करता है, तो A, C भी R को बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर सेट A दिया हुआ है 1, 2, 3, R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, पहचान करना है कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 1, 2, 3 यहाँ पर 1, 2 है, तो क्या कहते हैं A, B और B, C और फिर A, C होना चाहिए। तो पहले हम ढूंढते हैं कि A, B, C कहाँ है। A है, B है, फिर इसको अगर B मानते हैं, इसको C मानते हैं, तो AC भी होना चाहिए, यानी कि 1, 1 भी होना चाहिए, ये तो है। ठीक है, चलिए इसमें तो चेक हो गया। अगर इसको A माने, इसको B माने, और इसको B माने और इसको C माने, यानी कि 2, 1 होना चाहिए, तो 2, 1 इसमें नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर इसको A, B मानते हैं फिर B, C, तो A, B यानी कितना हो जाएगा 2, 1 और B, C यानी कि 1, 1, तो इसमें A, C भी होना चाहिए, यानी कि 2, 1 भी होना चाहिए, नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अब R2 देख लेते हैं। अब इसमें अगर A मानेंगे, B मानेंगे और B मानेंगे 1 मानेंगे, तो 1, 1 जो कि है इसमें, अगर इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे, तो 2, 1 जो कि नहीं है ना, है सॉरी। अगर इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे, तो AC यानी कि 2, 1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। चलिए तो लग रहा है कि हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। इसमें AB तो ये तो मैच नहीं करेगा, A, B अब B, C। अच्छा, इसको अगर इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको B मानते हैं, फिर इसको C मानते हैं, तो AB, BC, तो AC यानी कि 2, 2 है, यानी कि अगर किसी भी नज़रिए से देखा जाएगा तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। बिकॉज इसमें क्या है कि A, B भी है, B, C भी है और A, C भी है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये हो आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन। चलिए अब क्या है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन को वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। अगर कहीं पर भी A क्रॉस B अगर 5 मिल जाएगा तो उसको एम्प्टी रिलेशन कहा जाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट B। अगर A का सारा एलिमेंट B के सारा एलिमेंट से रिलेटेड हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। उसके बाद होता है रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में। इसमें डायरेक्ट जो वैल्यू दिया है उसको लिख दीजिए। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। उसके बाद होता है एरो डायग्राम, जो कि आपको बताया गया है। एरो डायग्राम क्या है भी दिखा दे रहे हैं आपको। एरो डायग्राम देखिए, इसी को कहते हैं एरो डायग्राम। तो यही है।
अब इतना ही रिलेशन होता है, अगर इतना ही आप पढ़ के जाते हैं तो बोर्ड में आपको फुल में फुल नंबर आएंगे। चाहे रिलेशन से कहीं से भी क्वेश्चन बने आप इसको कर लीजिएगा। अब अगला वीडियो मैथ का जब भी आएगा तो उसमें फंक्शन रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।